एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है सिंचाई एवं नहरें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की स्थिति उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्व असम, मेघालय और दक्षिण के कुछ भागों को छोड़कर देश का अधिकांश क्षेत्र उच्च तापीय मंडल में समाहित है। ऊंचे तापमान से अधिक वाष्पीकरण और वाष्प उत्सर्जन होता है, अतः बोई गई फसलों के लिए मृदा में नमी की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में सिंचाई के विभिन्न साधन हैं। स्टैटिकल ईयर बुक इंडिया 2018 के अनुसार 2014-15 के आंकड़ों के आधार पर देश में सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप है, जिनका शुद्ध सिंचित क्षेत्र में लगभग 46.2% का योगदान है। नलकूप और अन्य कुओं को जोड़कर शुद्ध सिंचित क्षेत्र की प्रतिशत मात्रा 62.82% आती है। नहरों के द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि 23.66% तथा टैंक्स के द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि लगभग 2.52% है। शेष 11% अन्य साधन सम्मिलित हैं। 2015-16 में देश में सिंचाई के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम, मध्य प्रदेश का द्वितीय और राजस्थान का तृतीय स्थान है। भारतीय सिंचाई परियोजनाओं को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, लघु सिंचाई परियोजनाएं। इसके तहत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसमें कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल, एनीकेट आदि शामिल किए जाते हैं। भारत की सिंचाई की लगभग 62% की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। दूसरा है मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। इसके तहत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। तीसरा है बृहद सिंचाई परियोजनाएं। इसके तहत 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं से देश की 38% सिंचाई की आवश्यकता पूरी होती है। याद रखिएगा, विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंगा नहर है। इसका निर्माण 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंग सिंह ने कराया था। यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी के बाएं तट से ताजेवाला के निकट से निकलती है, यानी वर्तमान यमुना नगर जिला जो कि हरियाणा में है। मुख्य नहर की लंबाई 197 किलोमीटर है। इस नहर प्रणाली के द्वारा हिंडन, यमुना दोआब के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद जनपदों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। देखिए, पुनरुद्धार के पश्चात यह नहर प्रथम बार 1830 ईस्वी में चलाई गई थी। इस नहर प्रणाली में जुलाई से पानी की कमी होने लगती है, याद रखिएगा, और अक्टूबर आने तक तो इस नहर से जल आपूर्ति शून्य हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए ताजेवाला से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर हथनी कुंड बैराज का निर्माण कराया गया है। तो हथनी कुंड जो बैराज है हरियाणा में है, याद रखिएगा। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1842 ईस्वी की अवधि में कराया गया। इस परियोजना के जनक सर पीटी काटले थे। इस नहर से प्रथम बार 8 अप्रैल 1854 को पानी चलाया गया। यह नहर हरिद्वार के भीमगौड़ा नामक स्थान से गंगा नदी के दाहिने तट से निकलती है। मुख्य ऊपरी गंगा नहर की लंबाई 298 किलोमीटर तथा नहर प्रणाली की कुल लंबाई 6496 किलोमीटर है। इस नहर प्रणाली के द्वारा हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा जनपदों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के शारदा या घाघरा दोआब में अवस्थित पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज जनपदों में सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जनपद नैनीताल की खटीमा तहसील में बनबासा के पास शारदा नदी पर एक बैराज का निर्माण कर इसके दाहिनी तट से शारदा मुख्य नहर निकाली गई। मुख्य नहर की लंबाई 44.3 किलोमीटर है तथा शारदा नहर है, शारदा नहर प्रणाली की कुल लंबाई 9,961.3 किलोमीटर है। इस परियोजना पर 1918 ईस्वी में कार्य प्रारंभ हुआ। 1928 में परियोजना पूर्ण कर समादेश क्षेत्र में जल आपूर्ति की जानी प्रारंभ की गई। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल याद रखिएगा, नरौरा बुलंदशहर में है। मुख्य नहर की लंबाई 98.8 किलोमीटर, पूर्ण नहर प्रणाली की लंबाई 8,278 किलोमीटर है।
गंगा नदी के दाहिनी तट से निचली गंगा नहर की अभिकल्पना 1869 ईस्वी में की गई। इस योजना की स्वीकृति 9 नवंबर 1871 को दी गई। परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर निचली गंगा नहर को 1878 ईस्वी में प्रथम बार चलाया गया। इस प्रणाली की मुख्य शाखाएं निम्नवत है: फर्रुखाबाद जल शाखा, बेवर जल शाखा, कानपुर जल शाखा, इटावा जल शाखा एवं भोगनीपुर जल शाखा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास मार्च 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। इसका उद्गम पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बांध है। यह विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है जिससे कुछ नहरें निकाली गई हैं। फरक्का बैराज का निर्माण 1975 में हुगली नदी में सिल्ट जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। इस बैराज के दाएं किनारे से निकाली गई नहर के द्वारा गंगा नदी के 40,000 क्यूसेक जल को हुगली नदी की ओर मोड़ दिया गया। यही इसकी जल वहन क्षमता होगी। केरल के पलक्कड़ जिले में चेरुकुन्नम पूझा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना निर्मित है। याद रखिएगा, लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा सिंचाई परियोजना किस नदी पे है या किस राज्य में है, यह इंपॉर्टेंट है। यह मंगलम की सहायक और भरत पूझा की उप सहायक नदी है। यह बांध वर्ष 1966 में निर्मित हुआ। देखिए, माला नहर तंत्र को कैप्टन दिनसा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि नदी जोड़ने का जो पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया इसने दिया था। नाम याद रखिएगा। बाद में के.एल. राव का नाम इसमें जुड़ गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 27 जनवरी 2003 को जल ग्रहण से संबंधित विकास योजना हरियाली का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य देश में जल संभर विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में वित्तीय और प्रशासनिक रूप से पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना है। 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार भारत में नीवल बुआई क्षेत्र लगभग 140.13 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 48.80% क्षेत्र क्या है, इस पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है। कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करने और हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। 1 अप्रैल 2008 तक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 3 वाटरशेड विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं। ये कार्यक्रम है समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को एक व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है जिसे समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मृदा, जल और वनस्पति जैसे अक्रमित प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना है। इसके परिणाम स्वरूप मृदा ह्रास पर रोक लगती है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टानी होने के कारण यहाँ नहरों और कुओं का आसानी से निर्माण संभव नहीं होता। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां मौसमी हैं, जिसके कारण नहरों में पानी का अभाव रहता है। ऐसे स्थिति में तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में विद्यमान है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधन, याद रखिएगा, भूतल जल संसाधनों के दृष्टि से प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें, उत्तर प्रदेश एट अ ग्लैंस 2019 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न साधनों के द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण में नलकूप 74.9%, नहर 15.2%, कुआं 8.8%, टैंक और झील 0.5% तथा अन्य साधन 0.6% है। नलकूपों के द्वारा सिंचाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होती है।
नलकूपों के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई होती है सबसे ज्यादा होती है। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जवाई परियोजना तमिलनाडु दिया गया है जो कि सही सुमेलित नहीं है। जवाई परियोजना राजस्थान में लूनी की सहायक जवाई नदी से संबंधित है। वही उकाई नहर परियोजना तापी नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है, जिसका संबंध गुजरात से है। घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक की घाट प्रभा नदी और नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में कृष्णा की सहायक नीरा नदी से संबंधित है। सेकंड नंबर है, कथन ए कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। दूसरा जो कि कथन आर में है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। बताइए। तो देखिए, दोनों ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टानी होने के कारण यहां नहरों और कुओं का आसानी से निर्माण संभव नहीं होता। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां मौसमी है, जिसके कारण नहरों में पानी का अभाव रहता है। ऐसे स्थिति में तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में विद्यमान है। थर्ड नंबर है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसका सही जवाब है, देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? बी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा। 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें, अगर आप इस पर ध्यान दीजिएगा, तो देखिए वर्तमान में देश में सिंचाई के जो प्रमुख साधन है वो है नलकूप, जिनका शुद्ध सिंचित क्षेत्र में लगभग 46.2% का योगदान है। नलकूप और कुओं को जोड़कर शुद्ध सिंचित क्षेत्र की प्रतिशत मात्रा 62.82% आती है। नहरों के द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि 23.66% तथा टैक्स के द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि लगभग 2.52%। अन्य साधन जो है सम्मिलित हैं। ठीक है। और प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांश सर्वाधिक है? 2011, याद रखिएगा। निम्नलिखित राज्यों में किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र जो है इसका प्रतिशतांश सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब है हरियाणा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्नगत या प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में हरियाणा में सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांश सर्वाधिक था। उपयुक्त राज्यों में सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांश जो है, इसकी स्थिति जो है आप देख सकते हैं, हरियाणा का सबसे ज्यादा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार देश में सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांश चंडीगढ़ में सर्वाधिक था, यानी 100%। इसके पश्चात पंजाब में 99.6% और इसके बाद हरियाणा का स्थान है। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक, देखिए बताइए, सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला जो राज्य है वो है आपका पंजाब। प्रश्न काल और वर्तमान में 2015-16 में भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला जो राज्य है वो है पंजाब। प्रश्न संख्या 6 है, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है, मृदा से उर्वरक या पोषक हानि कम की जा सकती है। दूसरा, यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का जो है एकमात्र साधन है। ठीक है, तो बताइए। और तीसरा, इसमें तीसरा भी कथन है, तो इसको भी देख लेते हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि इसके कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से जो है रोका जा सकता है। देखिए, पहला और तीसरा जो कथन है सही है, सी ऑप्शन। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में मृदा से उर्वरक या पोषक हानि कम की जा सकती है। इसमें जल के उपयोगी एवं अपेक्षाकृत कम प्रयोग के कारण उन क्षेत्रों में जहां अधिकांशतः नलकूप के द्वारा सिंचाई होती है, भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा कथन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 7, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है पीडब्ल्यूपी सिंचाई, सी ऑप्शन। पीडब्ल्यूपी सिंचाई जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई को इंगित करती है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मिट्टी में पानी की न्यूनतम मात्रा को इंगित करता है, जिसके अभाव में पौधे मुरझाने लगते हैं। ऐसे स्थिति में सिंचाई अति आवश्यक हो जाती है।
प्रश्न संख्या 8 है, गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है सरयू पार मैदान में, सी ऑप्शन। सरयू पार मैदान में नहरों का अभाव पाए जाने के कारण नलकूपों के द्वारा इस क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया जाता है। प्रश्न संख्या 9, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन। दिए गए राज्यों में से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों यानी 74.9% के द्वारा होती है, उसके बाद बिहार में होती है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों के द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों के द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश में निवल सिंचित जो क्षेत्र है 2014-15 के डेटा के अनुसार आप देख सकते हैं, और नलकूप के द्वारा जो सिंचित क्षेत्र है आप देख सकते हैं। तो एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़िएगा। 11 नंबर है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला जो राज्य है वो कौन सा है? भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला जो राज्य है वह है आपका उत्तर प्रदेश। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लगभग 83.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र नलकूप एवं कूप से सिंचित किया जाता है, जो भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का 28.19% है। इसके बाद राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि आते हैं। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 अंकों से दिखाए गए भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधन के दृष्टि से अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है? तो आप देख सकते हैं, लोकेशन एक बार देख लीजिए और इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। देखिए 4, 3, 2, 1 यानी जो क्रम होगा इसका 4, 3, 2, 1 के यानी डी ऑप्शन, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्नगत मानचित्र में दिए गए राज्यों में सिंचाई के लिए उपलब्ध वार्षिक भूतल जल संसाधनों का जो राज्यवार या राज्यवार जो विवरण है वो किस प्रकार है आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश 4, इसके बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम। तो आप देख सकते हैं, देखिए अवरोही क्रम में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम अनुक्रम में होगा। पश्चिम बंगाल के लिए वर्ष 2013 जबकि शेष राज्यों के लिए वर्ष 2017 के आंकड़े दिए गए हैं। 13 नंबर है, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था किसने? भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था दिनसा जे दस्तूर ने, बी ऑप्शन। माला नहर तंत्र को कैप्टन दिनसा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि नदी जोड़ने का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। बाद में के.एल. राव का नाम भी इससे जो है जुड़ गया। तब जल संसाधन मंत्रालय ने इन दोनों को ही अस्वीकृत कर दिया था, नदी जोड़ो और माला नहर तंत्र को। 14 नंबर है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? याद रखिएगा सर आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों के सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य किया है, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। 15 नंबर है, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु परियोजनाओं से, सी ऑप्शन। देखिए लघु परियोजनाएं जो हैं इसके तहत 2000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसमें कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल, एनीकेट आदि शामिल किए जाते हैं। भारत की सिंचाई की 62% से अधिक जल की आपूर्ति या सिंचाई जो है लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर है, फरक्का नहर की जल वहन क्षमता कितना है? फरक्का नहर की जल वहन क्षमता जो है 40,000 क्यूसेक है। फरक्का बैराज का निर्माण 1975 में हुगली नदी में सिल्ट के जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। इस बैराज के दाएं किनारे से निकाली गई नहर के द्वारा गंगा नदी के 40,000 क्यूसेक जल को हुगली नदी की ओर मोड़ दिया गया। यही इसकी जल वहन क्षमता होगी।
17 नंबर है मंगलम सिंचाई परियोजना है, मंगलम सिंचाई परियोजना है केरल में, बी ऑप्शन। केरल के पलक्कड़ जिले में चेरुकुन्नम पूजा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। यह परियोजना 1966 में पूरी हुई। चेरुकुन्नम नदी मंगलम की सहायक एवं भरत पूजा की उप सहायक नदी है। 18 नंबर है सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज जो है बनाया गया है। जैसे कुछ नहरें निकाली गई हैं, जिनसे एक सारण सिंचाई नहर भी है, जिसमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है। 19 नंबर है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट से ब्यास और सतलज नदी के संगम से होता है। मुख्य नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से जो सिंचाई की जाती है। प्रश्न संख्या 20 है हरिके बैराज यानी इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? हरिके बैराज निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? ब्यास और सतलज के संगम पर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है राजस्थान यानी इंदिरा नहर कहां से निकलती है? राजस्थान नहर यानी इंदिरा नहर कहां से निकलती है? तो याद रखिएगा ब्यास और सतलज के संगम से। 22 नंबर है इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है। उद्गम बताइए कहां है? इसका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका उद्गम है सतलज नदी पर हरिके बांध से, डी ऑप्शन। 23 नंबर है इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है किन किन नहरों से? इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है, याद रखिएगा, ब्यास नदी, रावी नदी और सतलज नदी से। ब्यास, रावी और सतलज। इंदिरा गांधी नहर सतलज, ब्यास और रावी नदी से जल प्राप्त करती है। 24 नंबर है निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? याद रखिएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में नियमित जलापूर्ति बनाए रखने के लिए ब्यास नदी पर पोंग बांध यानी महाराणा प्रताप सागर जो है बनाया गया है। 25 नंबर है विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? वो है आपका गंगा नहर या गंग नहर। गंग नहर याद रखिएगा। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंग नहर है। इसका निर्माण 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंग सिंह के द्वारा जो है कराया गया था। यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। गंग नहर, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है, इसका निर्माण गंग सिंह जी ने करवाया था। कब? गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है, इसका निर्माण गंग सिंह जी ने करवाया था 1927 में। और 27 नंबर है शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? लक्ष्यों के 3 नीचे दिए गए जो कूट हैं, अब बताइए कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। पहला है कृषि उत्पादन बढ़ाना, दूसरा है बहुफसली खेती के द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना और तीसरा है भू प्रबंधन का सुधार। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन यानी सभी। देखिए उत्तर प्रदेश की मुख्य वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा नहर प्रणालियों से सृजित सिंचन क्षमता का वैज्ञानिक ढंग से जो है शीघ्र और अधिकतम उपयोग करके बहुफसली खेती और भू प्रबंधन के सुधार के माध्यम से कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करके क्षेत्र का समन्वित विकास करने के उद्देश्य से 3 समादेश क्षेत्र विकास परियोजनाएं, पहला शारदा सहायक, दूसरा रामगंगा, तीसरा है गंडक का सृजन वर्ष 1973-74 में किया गया था। प्रश्न संख्या है 28। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक
सत्य नहीं है। तो याद रखिएगा, घग्घर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। घग्घर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, ये जो है आपका सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर में घग्घर नदी के जल का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए पहला कथन गलत है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिमी भाग से होता है। यह विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में मिल जाती है, इसलिए कथन बी सही है। निजाम सागर बांध का निर्माण गोदावरी की सहायक मंजीरा नदी पर तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी जिले में किया गया, कथन सी सही है। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां मंजीरा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी और ताल आदि है। 29 नंबर है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, बताइए, नरौरा में। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा यानी बुलंदशहर में है। निचली गंगा नहर का निर्माण कार्य पूर्ण कर 1878 ईस्वी में प्रथम बार चलाया गया था। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर से। देखिए, प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह नहर चंदन सिंचाई परियोजना से संबंधित है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। 31 है, हरियाली एक नई योजना है। हरियाली एक नई योजना है बंजर भूमि के विकास के लिए, बी ऑप्शन। हरियाली योजना बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना है। 32 है, हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से, डी ऑप्शन। इसके बाद 33 नंबर, एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ हैं? एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ हैं? पहला है मृदा के बह जाने की रोकथाम। दूसरा, देश की 12मासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना। तीसरा है वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण। चौथा है प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, पहला, तीसरा और चौथा, दूसरा छोड़कर। देखिए, 1 अप्रैल 2008 तक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 3 वाटरशेड विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए। ये कार्यक्रम समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम। 1 अप्रैल 2008 के बाद से इन कार्यक्रमों को एक व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया, जिसे समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मृदा, जल और वनस्पति जैसे अक्रमित प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना है। इसके परिणाम स्वरूप मृदा ह्रास पर रोक लगती है, प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्सृजन होता है, वर्षा जल एकत्रीकरण होता है, भूजल स्तर का संभरण होता है। 34 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? कौन से सही सुमेलित है, आप बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसमें जो दिया गया सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कृषि मंत्रालय, मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तीसरा है वर्षापूरित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसमें से कोई जो है सही सुमेलित नहीं है, आपका डी ऑप्शन, कोई नहीं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम और इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड्स डेवलपमेंट प्रोग्राम तीनों ही भूमि संसाधन विभाग के द्वारा यानी डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम हैं, जिन्हें फरवरी 2009 से जो है एक परिवर्तित कार्यक्रम इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक विभाग है। वर्षा पूरित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना और कृषि एवं सहकारिता विभाग का कार्यक्रम है। 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ हैं? निम्नलिखित में से कौन से ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ हैं? पहला है खरपतवार में कमी, दूसरा है मृदा लवणता में कमी, तीसरा है मृदा अपरदन में कमी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के जो लाभ हैं वह है आपका पहला और तीसरा।
मृदा लवणता में कमी जो है इसके लाभ नहीं है, याद रखिएगा। केंद्रीय जल आयोग ने भारत में ड्रिप सिंचाई पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट में इसके निम्न लाभों और हानियों का उल्लेख किया है। तो लाभ के बारे में देखेंगे। लाभ क्या क्या है? इससे जल बचत होता है, पौधे के आकार और उत्पादकता में वृद्धि होता है, ऊर्जा और श्रम का बचत होता है, कम उपजाऊ मृदा के लिए उपयुक्त होता है, खारे पानी का उपयोग संभव और खरपतवार के वृद्धि पर नियंत्रण होता है, उर्वरक क्षमता में वृद्धि होता है, मृदा अपरदन नहीं होता है, भूमि जो है तैयारी की जरूरत नहीं होती है, रोग और कीट समस्या न्यूनतम मतलब रहता है। हानियां क्या क्या है? मृदा में लवणता समस्याओं की वृद्धि हो जाती है, डिजाइन, स्थापन और उत्तरवर्ती संचालन में उच्च कौशल की जरूरत होती है, आर्थिक और तकनीकी सीमाएं हैं। स्पष्ट है कि पहला और तीसरा ड्रिप सिंचाई के लाभ हैं। 36 है, बकिंघम नहर स्थित है। बकिंघम नहर स्थित है, याद रखिएगा, कोरोमंडल तट पर। बकिंघम नहर जो है कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर हम लोग जो भी डिस्कस करते हैं टेलीग्राम क्विज ग्रुप में जो है हम लोग उसका प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट करते हैं और क्विज करते हैं। तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।